गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे म्यूटेशन टॉपिक का पार्ट 3। म्यूटेशन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द म्यूटेशन। जो म्यूटेशन टॉपिक मैंने डिस्कस करा था, उस म्यूटेशन टॉपिक के अंदर में हम लोग डिस्कस करे थे कि म्यूटेशन जनरली दो प्रकार के होते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस कर दिया पार्ट 1 में। पार्ट 2 में जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का दो पार्ट होता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड जीन म्यूटेशन। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन में भी दो पार्ट है, यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। तो पार्ट 2 में मैंने यूप्लॉइडी खत्म कर दिया था। अब पढ़ेंगे पार्ट 3 में क्रोमोसोमल म्यूटेशन में एन्यूप्लॉइडी। इसके बाद फिर हम जीन म्यूटेशन पढ़ेंगे, उसका कहानी अलग होगा। अब हम जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे अभी पार्ट 3 एन्यूप्लॉइडी। बेटा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। एन्यूप्लॉइड का मतलब नंबर सिर्फ 1 या 2 में कम होगा। चेंज इन क्रोमोसोम नंबर्स या चेंज इन 1 और 2 क्रोमोसोम्स इज नोन एज एन्यूप्लॉइडी। और सबसे बड़ी बात है, मैंने इस टॉपिक का मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को दूंगा, वो आपको कहीं किसी बुक से नहीं मिलेगा। कहीं किसी बुक से नहीं मिलेगा। मैं दूंगा मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, रियलिटी मैंने इधर से बताऊंगा। तो एन्यूप्लॉइड का बेसिक मतलब क्या होता है? चेंज इन क्रोमोसोम। मैं लिखूंगा थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं, तो इसको जब हमें शुरू करेंगे, चेंज इन, बहुत जरूरी है, बच्चा समझ नहीं पाता है। चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर्स दैट इज ओनली 1 और 2 क्रोमोसोम, only 1 or 2 chromosome will be changed. Chromosome will be changed. एक या 2 क्रोमोसोम को ही चेंज करना पड़ता है, वो होता है एन्यूप्लॉइड। यूप्लॉइड में पढ़ा था चेंज इन 1 और 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। वो सेट में चेंज होता है या सिर्फ 1 या 2 में चेंज होता है? अगर सेट में चेंज होता, एक जनरेशन में इंसान से जानवर पैदा होते हैं, हमारा स्पेसीज बदल जाता। तो चलो गॉड की शुक्रिया करो कि जो भी नेचुरल प्रोसेस, नेचर तो गॉड है, जो भी नेचुरल प्रोसेस के अंदर में होता है ह्यूमन बीइंग में डिजीज, चलो डिजीज हुआ लेकिन इंसान तो बना, अदरवाइज जानवर बनता, स्पीसीज बदल जाता अगर सेट ऑफ क्रोमोसोम चेंज होता तो। चलिए, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर that is only 1 or 2 chromosome number is changed. This is called aneuploidy. बेटा, एन्यूप्लॉइड का दूसरा नाम जो होगा, एन्यूप्लॉइड का दूसरा नाम कहता हूं नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। बेटा, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। जो एन्यूप्लॉइडी है उसी का दूसरा नाम होता है नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। कैसे करूंगा एक्सप्लेन नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम? नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम होता क्या है, यहां मैं तुम्हें डिस्कस करूंगा। होता क्या है, बड़ी बात है। बेटा, आपने सुना होगा मेंडल्स का सेकेंड लॉ। क्या कहा था? इन ए हाइब्रिड यूनियन the 2 allele are come together and performing their character, but they never interfere with the character of each other, but during gamete formation they are easily separated. That is why called law of segregation of character. but ये जो मेंडल का जो सेकंड लॉ है, वो सेकंड लॉ एन्यूप्लॉइड के लिए काम नहीं करता।
भले ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के लिए बोला हो कि मेंडल लॉ यूनिवर्सली ट्रू है, लेकिन जो एन्यूप्लॉइड कॉन्सेप्ट आता है उसके लिए मेंडल सेकेंड लॉ फेल हो गया, क्योंकि उसमें से होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम अगर प्रॉपरली सेपरेट नहीं हो पाएगा तो डिजीज होगा। अब मैं पूरे मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म बच्चा को समझाऊंगा कि एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या है, होता क्यों है, डिजीज कैसे होता है, उसको मैं जड़ से जाऊंगा अंदर से। तो अब मैं लेफ्ट राइट करके समझाऊंगा, कोशिश करूंगा छोटा करके भी समझाऊंगा, लेकिन समझा दूंगा बढ़िया से, जिंदगी भर काम आएगा। अब देखो क्या होता है, मैं एक सेल बनाऊंगा, इस सेल के अंदर में मैं एक सेल बनाया बड़ा सा, इधर से सेल बनाया, ह्यूमन सेल्स बनाया। अभी इस सेल के अंदर में मैंने दिया न्यूक्लियस भी बड़ा बनाऊंगा, ताकि क्रोमोसोम मैंने अभी 23 पेयर क्रोमोसोम इसके अंदर में रखूंगा मैं। ध्यान दो, अगर 23 पेयर क्रोमोसोम में इसके अंदर में रखूंगा ह्यूमन बीइंग का एक डिप्लॉयड सेल, मैंने क्लियर बताता हूँ, टाइम लगेगा मगर आप लोग अच्छे से समझ जाओगे तो जिंदगी भर काम आएगा, जिंदगी भर। फिर पता चल जाएगा आपके स्कूल के टीचर पढ़ा क्या रहा है। स्कूल का टीचर, मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर रहा हूं, अगर हकीकत में स्कूल के टीचर लोगों को अगर पेपर दे दिया जाए, मैं गारंटी के साथ कहूंगा दिल्ली में जितने भी स्कूल हैं, थोड़ा नाम भी ले लेता हूं, आर्मी पब्लिक स्कूल सदर बाजार दिल्ली के आगे, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 सदर बाजार, बाकी आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार भी है, आर्मी पब्लिक स्कूल ढोला कुआं भी है, और कई सारे भी होते हैं। रियलिटी अगर उनको पेपर पकड़ा देंगे 70% मार्क वो खुद रख नहीं पाएंगे, सच है। अगर रख पाएंगे तो 3 घंटा आके मेरे पास पेपर दें, पेपर देने के बाद मैंने 3 घंटे में अगर 70 से ज्यादा मार्क को रख लेंगे, मैं पेपर नहीं बनाऊंगा। पेपर किसी बोर्ड से, किसी भी बोर्ड का पेपर को उन्हीं को बोलूंगा कि वो डाउनलोड करके ले आए, इधर बैठ के पेपर दें, लेकिन बोर्ड का पेपर होना चाहिए, या कोई सैंपल पेपर दे दे, ठीक है, या कोई सैंपल पेपर, ये कंडीशन है। तो अगर वो पेपर देंगे 70% ला नहीं पाएंगे, अगर ले आएंगे 3 घंटे के लिए 10,000 रुपया दूंगा, 3000 पे 3 घंटा पेपर देंगे वो लोग, 10,000 रुपीज में उनको इनाम दूंगा, अगर ऐसा होगा तो। बाकी अगर उनके पास कैपेबल है तो वो ले सकते हैं इनाम, 10,000 रुपया दूंगा। अगर वो 70% ले आएंगे तो, मैंने 70 बोला, सोच समझ के बोला, 70 तो बोला, सोच समझ के बोला, तो शायद उतना तक वो जा भी नहीं पाएंगे। कान छोड़िए, अभी हम टॉपिक पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस। बेटा ह्यूमन बीइंग का डिप्लॉयड सेल जो होता है 2n इक्वल टू कितने क्रोमोसोम है, 2n 46 क्रोमोसोम है। तो 2n 46 क्रोमोसोम को मैंने इधर से पेयर बना के दिखाता हूं कि एक पेयर है, मैं व्हाइट में लिखता हूं, एक पेयर है क्रोमोसोम, पेयर को सर्कल मारा, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर क्रोमोसोम, फोर्थ पेयर क्रोमोसोम, 5 पेयर क्रोमोसोम, 6 पेयर क्रोमोसोम, 7 पेयर क्रोमोसोम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर पेयर, 14 नंबर, 15 नंबर है, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, 23 के लिए जगह रखा। बेटा 23 ही होता है हमारे सेक्स क्रोमोसोम, उस पेयर का नाम है, मैं क्या लूं, मान लो मेल का ले लेता हूं, 2n46 मेल, मैंने मेल का ले रहा हूं, मेल सेल का ले रहा हूं। तो इधर से मैंने क्या बनाऊंगा बेटा, मैंने रेड में बनाता हूं, एक्स क्रोमोसोम बनाया, एंड वाई क्रोमोसोम बनाया, रेड के अंदर में रखा एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, इसको मैंने इसके अंदर में ऐसे बनाया। तो इस सेल के अंदर में कितने क्रोमोसोम है, 23 पेयर यानी 46 क्रोमोसोम है। जब मेंडल्स लॉ कहता है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो हर पेयर से एक क्रोमोसोम एक गैमेट में जाएगा, ये मेंडल्स लॉ सही है, जाएगा।
तो कैसे जाएगा जरा देखेंगे, कोई बात नहीं। मैं इसके अंदर में से मैं राइट में दिखाऊंगा, राइट में दिखाऊंगा सही सेपरेशन मेंडल्स लॉ, लेफ्ट में दिखाऊंगा कि हमारा जो चैप्टर एनीप्लॉइडी नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं राइट चीज दिखाऊंगा कैसे प्रॉपर सेपरेशन होता है, कैसे प्रॉपर सेपरेशन होता है वो बात में डिस्कस करूंगा। प्रॉपर सेपरेशन को मैं डिस्कस करूंगा कैसे हो। अभी थोड़ा सा मैं इसको आगे लाऊंगा, थोड़ा सा जब मैंने आगे लाऊंगा तो इसको यहाँ रखते हैं, पहले यहाँ समझाते हैं। अब देखते हैं क्या होता है इस बात को ना। यहाँ से जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, मान लीजिए एक स्पर्म बनेगा, इस स्पर्म के पास है, इस स्पर्म के पास है कितने क्रोमोसोम आएगा? तो नॉर्मल मेंडल से का जो लॉ है, सेकेंड लॉ, हर पेयर से एक एक क्रोमोसोम जाएगा दूसरे गैमेट को, यानी 23 पेयर है, हर पेयर से एक क्रोमोसोम आएगा। मैंने गिनाता हूं और एक गैमेट भी मैंने इधर से लिख देता हूं और एक गैमेट भी मैंने इधर से लिख दिया। तो क्या हो जाएगा इसमें से ना, एक मैंने सर्कल मार दिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब 23 नंबर क्रोमोसोम को जो पेयर था इधर से रेड में लिखा था, पिंक कलर में लिखा मैंने, तो उससे मान लीजिए एक्स क्रोमोसोम गया इधर। अब ये आ गया, मैंने उसको थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं बड़ा सा, तो ये आ गया एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम गया उधर, तो वही इधर आएगा। ठीक है, इधर भी क्या हो जाता है ना, पहला क्रोमोसोम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब 23 नंबर क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम को मैंने ऐसे लिखा। अब दिस इज कॉल्ड नॉर्मल सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, नॉर्मल सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम यही है। अब मैं आपको एक बात कहूंगा कि मान लीजिए आप ट्रेन में कभी सफर करे होंगे, जब ट्रेन में आप सफर करते हो, दिल्ली एक जंक्शन है, दिल्ली को बिहार से आता है ट्रेन, बिहार राजधानी, उड़ीसा से आता है, हमारे उड़ीसा से आता है भुवनेश्वर राजधानी, यूपी से आता है, मतलब हर सिटी से, हर स्टेट से राजधानी एक्सप्रेस मान लो आता है किधर, दिल्ली। तो दिल्ली से जब वो जाएंगे, मतलब दिल्ली में आया, आया मतलब व्हाट इज दिस, इट इज ए जंक्शन, जंक्शन। जब जाएंगे अलग अलग, मतलब जहां से आए थे वहीं जाएंगे, दिस इज कॉल्ड डिसजंक्शन। मैंने ये वर्ड थोड़ा तुम लोगों को बताऊंगा कि इसका मतलब आपने क्या सुना ना। मैंने यहां पर रखा, देखो क्लियरली, इसको मैंने नाम दे रहा हूं जंक्शन, जंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंक्शन बेटा ना? जंक्शन का मीनिंग का मतलब होता है, जंक्शन मीनिंग का मतलब होता है, जंक्शन का मतलब सारे क्रोमोसोम एक जगह में आके रुके हुए थे। क्रोमोसोम छोड़ो, मैं ट्रेन की बात कर रहा हूं, ट्रेन एक जगह आए थे दिल्ली में, दैट इज जंक्शन, फिर सेपरेट हो गए, डिसजंक्शन। तो इसको मैंने नाम दूंगा, इस वर्ड को दूंगा मैंने डिसजंक्शन। क्या नाम दे दूंगा? डिसजंक्शन, डिसजंक्शन, डिसजंक्शन। ये डिसजंक्शन क्या हो गया? डिसजंक्शन का मतलब हो गया कि जो ट्रेन आए थे वो सेपरेट हो गया, मतलब प्रॉपर तरीका से सेपरेट हो गया। बिहार से आया तो बिहार ही गया, तो ऐसा नहीं है कि यूपी से आके सब बिहार चले जाएंगे। तो हमारा जो चैप्टर है एन्यूप्लॉइडी तो वही है, आएगा यूपी से जाएगा बिहार, दिस इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। समझाऊंगा, आएगा यूपी से जाएगा बिहार, दिस इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी, या आएगा यूपी से जाएगा नहीं कहीं, तो यानी दिस इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। वो मैं बताऊंगा कैसे, समझे? यानी आएगा यूपी से एंड बिहार से दिल्ली आएगा, जंक्शन, सब अपने अपने जगह जाएंगे, डिसजंक्शन, दिस इज डिसजंक्शन। अगर यूपी से आके बिहार चला जाएगा तो दिस इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। उसको इधर से देखेंगे, अच्छा इधर से मेंडल्स लॉ काम कर रहा है,
सारे होमोलोगस क्रोमोसोम एक जगह में थे, गैमेट फॉर्मेशन में हर पेयर से एक एक क्रोमोसोम गैमेट में चला गया। अगर 2n46 था तो इसको हमें क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे n इक्वल टू 23, ये भी n इक्वल टू 23, तो परफेक्ट गैमेट है, इसमें परफेक्ट गैमेट है। अच्छा, तो अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको इस तरफ लेके अब हमें डिजीज कैसे होता है, देखो इधर बताया जंक्शन एंड डिसजंक्शन, ये परफेक्ट है, मेंडल्स लॉ काम करा इसमें, यानी यहां से जो बच्चा बनेगा वो बच्चा नॉर्मल होगा, कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट उसके अंदर में नहीं रहेगा, क्योंकि परफेक्ट गैमेट 23 क्रोमोसोम है, परफेक्ट गैमेट 23 क्रोमोसोम है। हालांकि एक्स बियरिंग स्पर्म से जो बच्चा बनेगा वो फीमेल बनेगा, वाई बियरिंग स्पर्म से जो बच्चा बनेगा वो मेल बनेगा, वो कहानी सबको पता है। अब सवाल मैं ये कर रहा हूं कि जो हमारा कहानी क्या है कि कैसे नॉर्मल बच्चा जो होगा, तो इस जगह को हमें देख, तो इसको नोटिस करो, ये है हमारा नॉर्मल सेल। अब होगा नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम किस तरीके से हम इसको शो करेंगे, इधर देखो, ऐसे पढ़ाने के लिए ही ये बोर्ड लाया गया है। तो ये क्या होता है, तो इसको हमें इस तरीका से देखेंगे, इस तरीका से देखेंगे, कैसे देखेंगे, देखो ना, दो गैमेट बनेगा। अब हमने ऐसे करके गैमेट बनाया, ये गैमेट बन गया, मान लीजिए इसको मिटा देता हूँ, ये गैमेट बन गया। अब एक गैमेट बना, अब यहां से भी दूसरा गैमेट बन जाएगा, दूसरा गैमेट बन गया, ये पहला गैमेट बन गया। अब सवाल होता है कि इन गैमेट में कैसे कैसे ये क्रोमोसोम पेयर सेपरेट करेगा, क्रोमोसोम पेयर सेपरेट करेगा कैसे, जंक्शन एक जगह में आकर रहते हैं। आपको एक बार बता दूं, जब सेल डिवीजन होता है माइटोसिस स्टेज में, हम लोगों के 46 क्रोमोसोम जो है वो माइटोसिस स्टेज में ये 23 पेयर स्पिंडल के इक्वेटर में, सेल के बीच में नहीं, स्पिंडल के बीच में एकदम एक लाइन में रहेंगे, दिस इज कॉल्ड जंक्शन। जब सेपरेट होंगे एनाफेज में, जो मैंने पढ़ा है दैट इज कॉल्ड डिसजंक्शन, प्रॉपर सेपरेशन इज कॉल्ड डिसजंक्शन। अगर सेपरेशन प्रॉपर नहीं हुआ दैट इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन अगर प्रॉपरली सेपरेट नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे नॉन डिसजंक्शन। क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन बोलेंगे। तो ये कैसे हुआ, देखो कैसे होगा, मान लीजिए पहला पेयर से सही से सेपरेट हुआ, दूसरा भी हो गया, तीसरा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर, 14 नंबर, 15 16 17 18 19, ठीक है ना, मैं गिन के कह रहा हूँ, कोई 19 हो गया, 20 21 22। बेटा जो 23 नंबर क्रोमोसोम जो था ना इनके पास है, यानी XY क्रोमोसोम इनके पास गया नहीं, यानी जो टोटल 23 पेयर क्रोमोसोम थे, हर पेयर से एक क्रोमोसोम गया इधर, एक क्रोमोसोम आया इधर। मैं अभी इधर दिखा देता हूं, हर पेयर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। देखो 22 पेयर जो क्रोमोसोम थे हमारा ऑटोजोम कहते हैं, वो प्रॉपर सेपरेट हो गया। अगर ऑटोजोम प्रॉपर सेपरेट हो गया तो इसके पास क्या बच गया ना, ऑटोजोम सेपरेट हो जाने के बाद सेक्स क्रोमोसोम जो XY था, जो मैंने पिंक कलर में लिखा, ये क्या किया ना, इस गैमेट में, इस स्पर्म में गया नहीं, ये उस स्पर्म में गया नहीं। जब उस स्पर्म में गया नहीं तो दोनों क्रोमोसोम, दोनों सेक्स क्रोमोसोम 23 नंबर पेयर इधर आ गए, 23 नंबर पेयर इधर आ गया, तो हो गया गैमेट एबनॉर्मल। दिस इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। आया यूपी से गया बिहार, मतलब जो ट्रेन की बात करता था, बेटा व्हाट इज दिस, जंक्शन। अगर सही से सेपरेट होगा तो क्या बोलेंगे, डिसजंक्शन। अगर सेपरेशन ढंग से नहीं हुआ, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम प्रॉपर तरीका से सेपरेट नहीं हुआ, मेंडल्स लॉ सेकंड लॉ फेल हो गया, तो दैट इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। पहले तो जंक्शन, दिस इज कॉल्ड डिसजंक्शन, दिस विल बी नॉन डिसजंक्शन, क्योंकि 23 नंबर पेयर सेपरेट हुआ नहीं। जब नहीं हुआ तो ये होता है n इक्वल टू 22 क्रोमोसोम,
ये n इक्वल टू 24 क्रोमोजोम। अब 22 क्रोमोजोम जाके एब्नॉर्मल बनाएगा, 24 क्रोमोजोम जाके भी एब्नॉर्मल बनाएगा। कैसे बनाएगा एब्नॉर्मल? मान लीजिए नॉर्मल, मान लीजिए ये जाके सपोज ये कि नॉर्मल, सपोज ये जाके फ्यूजन सपोज हो जाएगा, ये जाके फ्यूजन हो जाएगा एक नॉर्मल एग, नॉर्मल एग में जब जाके फ्यूजन हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएंगे, ये एक से जीरो जाइगोट बनेगा, एक से जीरो जाइगोट बनेगा। अगर ये जाके प्लस कर देंगे कि नॉर्मल एग, सपोज ये करेंगे एग नॉर्मल है, तो ये जब जाके इनके साथ जब फ्यूजन करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक से वाई बन जाएगा, यानी ये एक्स से वाई बन जाएगा बेटा। क्यों बन जाएगा ना, इधर से एक्स वाई था, इधर से ऑलरेडी एक्स है, नॉर्मल एग में एक एक्स क्रोमोसोम होता है, तो फिर इधर भी एक्स क्रोमोसोम है तो डबल एक्स आएगा, एक वाई क्रोमोसोम रहेगा। तो मतलब इसके अंदर में ये जो जाइगोट होगा इसके पास 45 क्रोमोसोम होंगे, ये वाला के पास 47 होंगे, क्योंकि एग में 23 होता है एंड एग में 23 होता है एंड जो स्पर्म आया था वो 24 क्रोमोसोम था, 24 से 23 47 क्रोमोसोम हो जाएगा, जो इंडिविजुअल बीमार लेके यानी एक एब्नॉर्मल इंसान पैदा हो जाएगा। इस एब्नॉर्मल का नाम क्या होगा वो मैं जरूर बताऊंगा। अब मैं तुम्हें थोड़ी सी बताता हूं मैंने क्या बताया, ध्यान दो बेटे। मैंने यहाँ पर ये डिस्कस करा, ये एक सेल है, ह्यूमन सेल है, जिसके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम था। जब नॉर्मल सेपरेशन हुआ, जिसको जंक्शन डिसजंक्शन कहेंगे, क्योंकि ये जंक्शन ये डिसजंक्शन, परफेक्ट क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम बनेगा एंड वो जाके नॉर्मल एग में फर्टिलाइजेशन करेगा तो नॉर्मल बच्चा पैदा होगा, ठीक है। एंड जब यही चीज अगर प्रॉपर तरीका से सेपरेट नहीं होगा, प्रॉपर तरीका से अगर सेपरेट नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा ना, एक स्पर्म बनेगा जिसके अंदर में कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, यानी 23 नंबर पेयर प्रॉपर सेपरेशन हुआ नहीं। इधर से भी 23 नंबर पेयर में प्रॉपर सेपरेशन तो हुआ नहीं, लेकिन पूरे 23 पेयर सब उठ के एक गैमेट में आ गया, गैमेट में एक जाना चाहिए, दोनों आ गया। तो फिर ये जब नॉर्मल एग में फर्टिलाइजेशन करेगा तो जो बच्चा बनेगा उसमें 47 क्रोमोसोम हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 46, यानी एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा। तो इससे जो बच्चा बनेगा इस फॉर्म से नॉर्मल एग को मिला के, तो इसके पास एक क्रोमोसोम कम पड़ेगा जिसको बोलेंगे 45। तो 45 को मोनोजोमी कहते हैं, 47 को ट्राइजोमी कहते हैं। ये हमें टाइप्स में डिस्कस करेंगे। मैंने बोला था आपको मॉलिक्यूलर बेसिस को ही बताऊंगा। अगर प्रॉपर सेपरेशन होगा तो डिसजंक्शन, अगर ये इम्प्रॉपर सेपरेशन होगा तो इसका नाम हम क्या कहेंगे, इनका नाम कहेंगे नॉन डिसजंक्शन। क्या कहेंगे? नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन मतलब क्या हो गया? नॉन डिसजंक्शन का मतलब इम्प्रॉपर सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन द अनाफेज स्टेजेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज एन्यूप्लॉइडी और नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। मैंने ट्रेन की बात छोड़ दिया। नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, इम्प्रॉपर सेपरेशन, फेल्यूर ऑफ मेंडेल्स सेकंड लॉ। दैट इज व्हाई abnormal gametes are formed. That is why abnormal gametes are formed. Abnormal gametes are formed. And if abnormal gametes are formed, naturally the child will be abnormal. Child will be abnormal. तो इस तरीका से जब abnormal child बनेगा, वो डिजीज कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। अब हमें इसको पढ़ेंगे कैसे होता है। मैंने ये टॉपिक बताया कि एन्यूप्लॉइड का मतलब क्या होता है, ये था उसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। मैंने एन्यूप्लॉइड वर्ड समझाया, सेल को लेके नॉर्मल बताया, अबनॉर्मल गैमेट बताया, गैमेट से बच्चा होगा, ये होगा टर्नर सिंड्रोम, ये होगा क्लिनेफेल्टर डिजीज, क्लिनेफेल्टर डिजीज होगा ट्राइजोमी, टर्नर सिंड्रोम होगा मोनोजोमी। तो यही बात को अभी हमें पढ़ेंगे। अब पढ़ने के लिए मैं एक पेज लेता हूं दूसरे पेज में हम क्या करेंगे, देखो कि जो एन्यूप्लॉइडी होता है, एन्यूप्लॉइडी, इसी का नाम होता है नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम।
समझे? एक छोटी सी बात करने को मन कर रहा है, मैं कहता हूं एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में एनीप्लॉयडी साथ साथ यूप्लॉयड। मजाक बना के रखा है क्या? मजाक बना दिया, बच्चे को समझ नहीं आएगा। और एक बात करता हूं, मैंने पहला वीडियो में बोला था सारे इंस्टीट्यूट के बारे में, अभी अभी मैं दोबारा कहता हूं, मजाक बना के क्या रख दिया। ये जो बाकी इंस्टीट्यूट वाले बोलते हैं बायोलॉजी कितने बार पढ़ोगे बेटे, 25 बार रिवाइज करो, 50 बार रिवाइज करो। टॉपर्स भी बोलते हैं कि मैंने तो 15 बार रिवीजन करा। इसका मतलब साफ यही है, वो समझ के कभी पढ़ा नहीं। एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, एक बार करेंगे भूल जाएंगे, फिर करेंगे भूल जाएंगे, तो क्यों भूलते हैं? बिकॉज इन एनसीईआरटी एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ है। एनसीईआरटी वालों को एफिशिएंट टीचर, प्राइवेट टीचर बुला के बुक्स को मॉडिफाई करना चाहिए, ना कि डेजिग्नेटेड टीचर से, लेक्चर से, पीजीटी टीचर से वेरीफाई का खाली नाम चढ़ते हैं, उनका काम वो करते नहीं। एनसीईआरटी को ये करना चाहिए, एफिशिएंट टीचर जहां भी होते हैं टेस्ट लेके ले, उनको बैठा के एनसीईआरटी को डिजाइन करना चाहिए। ये मेरा सुझाव। लोग कहते हैं कि 25 बार पढ़ो, 25 बार इसलिए पढ़ते हैं कि सही नहीं है। मैं क्या कहता हूं मेरे बच्चों को जो मेरे पास पढ़ते हैं, मैं कहता हूं मेरे नोट्स पढ़ो, एक बार एनसीईआरटी पढ़ो, कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ छूट तो नहीं गया। अगर नहीं छूटा तो एनसीईआरटी को क्रॉस मार दो, दोबारा एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, नोट्स पढ़ना। अगर छूट गया है, छूटता है, अगर छूट गया है उस पॉइंट को मुझे बोलो एंड नोट्स में इंट्रोड्यूस कर दो। फिर बार बार एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, एक बार पढ़ना है एनसीईआरटी, मगर चेक करना है क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। चलिए अब हमें पढ़ते हैं एन्यूप्लॉयड। सब लोग कहते हैं 1000 बार पढ़ो, ये गलत सिस्टम है, सिस्टम ही गलत है। एक बार पढ़ो, ढंग से पढ़ो, फिर चेक करो कि दोबारा उस तक जाएगी नहीं। फिर तो हमारा नोट अगर सुपीरियर है उससे बार बार पढ़ो, 2-4 बार पढ़ो काफी है। एन्यूप्लॉयड, एन्यूप्लॉयड का नाम होता है नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। ये जो नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, इसका दूसरा नाम भी लिख देता हूं, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पढ़ लेना। अब ये कितने प्रकार के होते हैं बेटे, ये हमने पढ़ाएंगे। दिस इज कॉल्ड मोनोजोमी, मोनोजोमी बड़ा बड़ा करके लिखा। दिस इज कॉल्ड ट्राइजोमी। सिलेबस को पहले लिखते हैं, सिलेबस को पहले लिखते हैं, ट्राइजोमी। दिस इज कॉल्ड डबल मोनोजोमी, डबल मोनोजोमी। और एक मैं कहीं बीच में लिख देता हूं डबल मोनोजोमी के बाद चलो एक और लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड नूलीजोमी, दिस इज कॉल्ड नूलीजोमी, दिस इज कॉल्ड नूलीजोमी बेटा, नूलीजोमी। तो इस तरीका से मैंने क्या किया, 4 प्रकार की बात करा। चलिए यहाँ पर मोनोजोमी मतलब 2n इक्वल टू, मोनोजोमी का मतलब, मोनोजोमी मतलब इसमें से क्या होता है, इसमें से 2n माइनस 1 है ना, 2n माइनस 1 यानी 2n नहीं होता, 2n माइनस 1 इक्वल टू 45 क्रोमोजोम, 45 क्रोमोजोम। इसमें आता है 2n प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 47 क्रोमोजोम। डबल मोनोजोम का मतलब होता है 2n माइनस 1 माइनस 1, 2 होमोलोगस क्रोमोजोम से एक एक करके जाएगा 2। नूलीजोम का मतलब होता है 2n माइनस 2, 2n माइनस 2 यानी इस इंडिविजुअल के पास 44 क्रोमोजोम होंगे। डबल मोनोजोमी में भी 44 क्रोमोजोम होंगे, लेकिन ये एक होमोलोगस पेयर गायब हो जाएगा, इसमें से 2 पेयर में से एक एक गायब होगा, 2n माइनस 1 माइनस 1। अभी इधर से एक ज्यादा होगा, इधर से एक कम होगा। हमारे सिलेबस में मोनोजोमी और ट्राइजोमी है। अब जब मोनोजोमी ट्राइजोमी होता है तो ट्राइजोमी के बारे में अगर हमें दो एग्जांपल डिस्कस करेंगे ट्राइजोमी के बारे में। ट्राइजोमी 2 प्रकार के हमारे सिलेबस में है। ट्राइजोमी में 23 क्रोमोजोम ट्राइजोमी,
मतलब इसमें से ये आ जाएगा क्लीनेफेल्टर डिजीज, क्लीनेफेल्टर साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। ये हो जाएगा हमारे डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। हमें 3 डिजीज पढ़ेंगे बेसिकली। अच्छा, और मैं इधर भी कर लेता हूँ। मोनोजोमी के मतलब के हिसाब से मोनोजोमी रहेगा टर्नर सिंड्रोम, टर्नर्स सिंड्रोम। मोनोजोमी में रहेगा टर्नर्स सिंड्रोम। तो ये हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम, ये हो जाएगा क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, ये हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। डाउन बच्चा, ये जो तीनों चीज हमें पढ़ेंगे, ये हमारा सिलेबस है। देख लो कैसे होगा एन्यूप्लॉइड में ना। मैंने ये देखो तुमको बताया कि मोनोजोमी तभी बनता है जब स्पर्म के पास है कोई 23 क्रोमोसोम नहीं है, ना एक्स है ना वाई है, कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। नॉर्मल एग से फर्टिलाइज करके X0 जाइगोट बनता है। उसको हम पढ़ेंगे एक एक करके। ये 45 क्रोमोसोम, ये दोनों में 47 है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, किसमें क्या होता है, हम फटाफट पढ़ना शुरू करते हैं। अब हमें तीनों को एक पेज में लेता हूं, इसके अंदर में करता हूं। सबसे पहले हमें ये डिस्कस करते हैं। पहला नंबर में करता हूं मैं टर्नर सिंड्रोम। चलेगा, कुछ भी कर सकता हूं मैंने। टर्नर सिंड्रोम मतलब जो तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग कभी भी जिंदगी में नहीं भूलोगे वैसे पढ़ो। टर्नर सिंड्रोम, मेरा पहला पॉइंट क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम में फीमेल इज, ये फीमेल बनता है। टर्नर सिंड्रोम फीमेल इज प्रोड्यूस्ड बाय नॉन डिसजंक्शन ऑफ chromosomes and abnormal gamete formation, and the gamete does not have, यानी sperm does not have a sex chromosome at all। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम कैसे बनता है। टर्नर सिंड्रोम फीमेल, मैंने लिखना पड़ेगा टर्नर सिंड्रोम डिजीज फीमेल, ये फीमेल होता है, फीमेल टर्नर सिंड्रोम डिजीज फीमेल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम abnormal sperm which does not have a sex chromosome, which does not have a sex chromosome, उनमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है बेटा टर्नर सिंड्रोम में। मतलब किसमें सेक्स क्रोमोसोम, मतलब स्पर्म में नहीं होता है सेक्स क्रोमोसोम। दैट स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू improper separation of 23 pair of क्रोमोसोम। ठीक है, समझ में आ गया, पहले बोला था। तो ये जो टर्नर सिंड्रोम का पहला पॉइंट मैंने लिखा। दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट में इसमें 2Na -1 इक्वल टू 45 क्रोमोसोम रहेंगे। 45 क्रोमोसोम इसके पास रहेगा प्रेजेंट। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, इसका जो क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूएंसी X0 इज द क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूएंसी, इनका क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूएंसी यही रहेगा X0, यानी एक एक्स क्रोमोसोम होंगे। बस इतना ही है। इसके बाद है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इनके सिम्टम्स क्या है ना। टर्नर सिंड्रोम को सिम्टम्स अगर हम देखेंगे, मैं तुम्हें क्या करूंगा, इसको टर्नर सिंड्रोम को मैंने ले लिया, थोड़ा इंटरनेट का हेल्प ले लिया। क्लीनेफेल्टर के अलावा मैं अभी टर्नर सिंड्रोम को लिख लेता हूँ, TURNER, टर्नर
सिंड्रोम। बेटे टर्नर सिंड्रोम को देख लो, इतने सारे टर्नर सिंड्रोम मैं तुमको दिखा रहा हूं। मैं जो बोलूंगा, जो मैंने बात करूंगा, तुमने वीडियो को सुनकर उसके लिख लो उसका कैरेक्टर। सबको पता होता है कैरेक्टर क्या होता है, कहानी मैंने बता दिया। देखो टर्नर सिंड्रोम एक्स जीरो जाइगोट होता है, ये हमेशा फीमेल होते हैं, ये हमेशा फीमेल होते हैं, ठीक है। सिंड्रोम यानी इधर से देखो, टर्नर सिंड्रोम में हमें कोई भी फीमेल को दिखा सकते हैं, बहुत सारे फीमेल हैं। देखो शायद ये एनसीईआरटी का होगा। टर्नर सिंड्रोम के सबसे पहले टर्नर सिंड्रोम के क्रोमोजोमल को देख लेते हैं। देख लो क्रोमोजोम के पास है टर्नर सिंड्रोम में, देखो एक नंबर पेयर परफेक्ट, दो तीन पेयर परफेक्ट, एंड 3 4 5 6 7 सब परफेक्ट है। अब सेक्स क्रोमोजोम में जरा देख लो, यहाँ पर एक ही एक्स क्रोमोजोम है, यहाँ पर ना दूसरा एक्स क्रोमोजोम नहीं है, भले ही फीमेल है, एक ही एक्स क्रोमोजोम है। और बड़ा करता हूं, देख लो, कोई बात नहीं, दूसरा एक्स क्रोमोजोम नहीं है, देख लो दूसरा एक्स क्रोमोजोम नहीं है, एक ही एक्स क्रोमोजोम है। ओके, अच्छा, अब ये जो टर्नर सिंड्रोम हम देखा, इनके पेशेंट के कैसे कैसे होता है टर्नर सिंड्रोम, आप देख लो, कहीं आप तो नहीं हो। अच्छा, टर्नर सिंड्रोम में फीमेल कैसे दिखते हैं, मतलब सबसे पहले फीमेल के अंदर में मामारी ग्लैंड नहीं होंगे, गाय मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होगा, पहला पॉइंट लिख लो। दूसरा पॉइंट क्या है, इनकी ओभारी रूडिमेंटरी है, ओभारी छोटे छोटे होंगे या एक ही होगा, रूडिमेंटरी है। तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता नहीं है, तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑफ कोर्स स्टेरिलिटी, यानी ये बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे, बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे। पांचवा पॉइंट अगर कहोगे, वेब्ड नेक, मतलब ऐसे हो जाएगा, वेब्ड नेक, देखा ना कैसे नेक दिखाई दे रहा है, वेब्ड नेक, यानी उसका शोल्डर से लेके आपका फेस तक में जैसे कोई चमड़ा लगा हुआ है, जैसे वेब्ड नेक। एंड इनके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह होता है, और इसके बाल लंबे लंबे नहीं होते हैं, एंड चेस्ट थोड़ा वाइड रहता है, चेस्ट वाइड रहता है। एंड ये उनका मेजर कंट्रीब्यूशन है, कि मेजर कैरेक्टर है कि ये होता है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है बच्चा, अब चलते हैं टर्नर सिंड्रोम से। हमने मैंने सिम्टम्स बता दिया, टर्नर सिंड्रोम के कैरेक्टर बता दिया। अब हमने देखेंगे दूसरे में, टर्नर सिंड्रोम गया, अब मैं बताता हूं, कैरेक्टर लिख लो खुद, मैंने बता दिया 5। अब आता है, मैं कहूंगा कि क्लिनेफेल्टर डिजीज, क्लिनेफेल्टर्स डिजीज या सिंड्रोम, कुछ भी कहो, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, डिजीज सिंड्रोम एक ही बात है। ये क्या होता है ना, क्लिनेफेल्टर डिजीज सेम तरीके से मैं बोलता हूं कि जो स्पर्माटोजोआ होता है ना, स्पर्माटोजोआ में दो एक्स एंड वाई दोनों है, यानी मेल का, फादर का स्पर्माटोजेनेसिस में अबनॉर्मल हुआ, जिसके वजह से स्पर्म के अंदर में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम दोनों आ गया, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुआ नहीं, एंड वो जब नॉर्मल एग से फर्टिलाइज करेगा तो बना देगा नॉर्मल एग को, जो बच्चा बनेगा वो अबनॉर्मल बनेगा, उसके अंदर में 47 क्रोमोसोम आएंगे। तो कैसे आएंगे ना, इसमें आएगा 2n+1 = 47, कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइजोमी, मतलब एक से वाई ट्राइजोमी, ट्राइजोमी 2n+1 बोलते हैं, 47 ट्राइजोमी। XXY इसकी क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूएंसी, XXY इसके क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूएंसी। जब XX एक्स्ट्रा X, यानी इसके पास 1 बार बॉडी फॉर्म, एक बार बॉडी फॉर्म होगा, क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम है। इनका फीमेलनेस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, फीमेल कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अब डायग्राम के साथ में तुम्हें अगर दिखाना चाहूंगा, डायरेक्ट यहीं से अगर मैं बता दूंगा, डायग्राम के साथ है, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम को मैं दिखाता हूं। देख लो बच्चे, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम्स आ गया हमारे पास। हमें किसी भी एक क्लिनेफेल्टर डिजीज को जब देखेंगे, सबसे पहले इनका क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूएंसी को बात करेंगे, क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूएंसी को बात करेंगे, कितने सारे, आप अगर सही से समझोगे बात को,
आपके सोसाइटी में जो क्लिनेफिल्टर डिजीज होंगे आप पहचान पाओगे। कैसे ना, क्लिनेफिल्टर डिजीज के क्रोमोसोमल कंस्टिट्यूएंट्स को जरा देख लो। देखो देखो इधर से अगर आपको दिख रहा होगा, दो एक्स क्रोमोसोम, एक वाई क्रोमोसोम। वाई छोटा है, दो एक्स क्रोमोसोम बड़ा है, मतलब वो ऐसे दिखता है। अगर मैं इस बात को तो एक्स एक्स वाई यानी ऐसे, बड़ा एक्स से एक छोटा सा वाई ऐसे दिखता है, राइट। तो इस बात को अगर हमें, तो ठीक इस तरीका से इधर देख लो, ये जो होता है मैंने दिखा दिया एक्स एक्स वाई, यानी सेक्स क्रोमोसोम का अबनॉर्मलिटी एक्स्ट्रा है। तो ये जो ऑर्गेनाइजिंग होता है, मैंने कैरेक्टर अभी कहूंगा, अब किसी भी एक देख लो, बहुत सारे इंसान होते हैं जिसके अंदर में ये वाला कैरेक्टर आता है। अब इसको हमें बढ़ा के दिखाते हैं। अब देखो क्या होता है इसके अंदर में, पहला कैरेक्टर मेन, दो मैंने बता दिया, कैरेक्टर लिख दिया, एक्स एस वाई क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूएंसी। अंडे जो स्पर्म से बनेगा वो स्पर्म एक्स वाई दोनों होगा उसके अंदर में, नॉर्मल एग होगा, फर्टिलाइज होगा। यहाँ तुम्हारे पास सवाल होगा कि सर क्या मेल का स्पर्मेटोजेनेसिस में अबनॉर्मल गैमेट बनता है, फीमेल में नहीं बनता? हाँ, फीमेल में भी बन सकता है। अगर फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा एक ही एग के अंदर में, उधर वाला मेल में स्पर्म के अंदर में कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, दो एक्स है, कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। या सपोज वाई क्रोमोसोम आ गया उसके स्पर्म में, तो वाई प्लस एक्स एक्स हो गया एक्स एक्स वाई, यानी दोनों में से बन सकता है। मेल एंड फीमेल दोनों में गैमेट का अबनॉर्मलिटी होता है एंड फॉर्मेशन होता है अबनॉर्मल बच्चा, जिसको बोलते हैं एनीप्लॉइडी। अब ये क्या है, क्लिनेफेल्टर डिजीज का बच्चा, ये इंसान है। पहला कैरेक्टर सुन लो, मैं कैरेक्टर लिखता नहीं हूं, बोल दूंगा। एक नंबर गायनाकोमास्टिया, इस बंदे में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है। गायनाकोमास्टिया, गायनाकोमास्टिया, अच्छा इसके अंदर में, अच्छा इसके अंदर में गायनाकोमास्टिया की डेवलपमेंट होंगे, ये दिखा रहा था। गायनाकोमास्टिया कितने सारे लोग हैं, सब हैं, गायनाकोमास्टिया होंगे एक्स एक्स वाई। इनके छाती में, इनके चेस्ट में हेयर्स नहीं होंगे। आप देख लोगे डेली लाइफ में, जिनके हेयर्स में, जिनके चेस्ट में हेयर नहीं है, वो पक्का है वो क्लिनेफेल्टर डिजीज है। किसी किसी लोगों का बच्चा होगा नहीं, वो स्टेराइल हो जाएंगे। पहला कैरेक्टर बताता हूँ गायनाकोमास्टिया। दूसरा कैरेक्टर बताता हूँ थोड़ा ओवर टॉल, थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाते हैं। तीसरा कैरेक्टर बताता हूँ, जो सेक्स ऑर्गन होता है, पेनिस होता है, वो abnormal होता है, abnormal पेनिस होता है, यानी बेंड होता है पेनिस। नेक्स्ट कैरेक्टर होता है, इसके पास से मेंटल रिटार्डेशन हल्का सा रहता है इनके अंदर में। गायनाकोमास्टिया होता है, स्टेरिलिटी होता है, ये चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाते। ठीक है, जो आता क्वेश्चन है वो क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड ट्राइजोमी के बारे में क्वेश्चन से आता है, एक्स एक्स वाई। आप इसको लिख लो। अब हमें जाएंगे दूसरे टॉपिक के पास, क्लिनेफेल्टर के पास से हम जब खत्म हो जाएगा, हमें नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक के पास जाएंगे जिसका नाम हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। बेटा डाउन सिंड्रोम जो होता है, लंदन में डाउन ने डिस्कवर करा था। ये क्या है, ये कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ये सेपरेशन कौन सा क्रोमोसोम नहीं हुआ, 21। हमारे पास से कितने क्रोमोसोम है, हमारे पास से क्रोमोसोम होता है 23 पेयर, लेकिन 21 पेयर वाला क्रोमोसोम, मान लीजिए ये एक हमारा सेल है, शॉर्टकट करता हूँ, ये उसका न्यूक्लियस है। सपोज यही वाला क्रोमोसोम जो होता है ये 21 पेयर है, ये 21 पेयर वाला क्रोमोसोम है। जब वो गैमेट बनेगा, मान लो कि स्पर्म बना, दूसरा स्पर्म भी बना, तो इस गैमेट में इसके पास ही पूरे पेयर आ जाएगा, बाकी सब पेयर से एक एक आएगा, बाकी सारे पेयर से एक एक आएगा, लेकिन 21 पेयर अकेला आ जाएगा। दो 21 क्रोमोसोम इधर आ गया, इसमें 21 क्रोमोसोम ऑब्सेंट, 21 क्रोमोसोम ऑब्सेंट ही हो जाएगा, ऑब्सेंट हो जाएगा, बाकी सही सब कुछ आ जाएंगे। तो उस कंडीशन पे ये वाला स्पर्म के पास है, एन के पास है, 24 क्रोमोसोम हो जाएंगे। जब ये 24 क्रोमोसोम हो जाएगा, तो ये जब जाके कि नॉर्मल, ये जब जाके कि नॉर्मल एग में फर्टिलाइज करेगा, तो इन एग में फर्टिलाइज करने के बाद यहाँ से एग एंड यहाँ से स्पर्म आके जो
जो बनेगा, जाइगोट बनेगा, इन जाइगोट बच्चा जो होगा, ये बच्चा होगा डाउन सिंड्रोम, डीएस। डाउन सिंड्रोम बच्चा बन जाएगा। क्यों बन जाएगा ना, इसके पास 47 क्रोमोसोम होंगे, बट ये जो 47 क्रोमोसोम है उसके अंदर में 21 क्रोमोसोम रहेंगे। दो तो स्पर्म में है, एक नॉर्मल एग से होगा। दो स्पर्म में होंगे, एक नॉर्मल एग में होगा, तो 21 क्रोमोसोम 3 रहेंगे। अब डाउन सिंड्रोम में हमें क्या करेंगे, कैरेक्टर्स देखो डाउन सिंड्रोम के अंदर में पहला कैरेक्टर क्या लिखेंगे ना, ये हो जाएगा 21 ट्राइजोमी। आप यही पॉइंट रखोगे, ट्राइजोमी, इनको बोलेंगे 21 ट्राइजोमी बोलेंगे। इसमें 2n + 1 = 47 क्रोमोसोम होंगे। तीसरा क्या हो जाएगा, 47 क्रोमोसोम के बाद 2n + 1 = 47। इसके अंदर में 21 ट्राइजोमी होंगे, तो इसमें 21 क्रोमोसोम, देयर आर, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, देयर आर 3 21 क्रोमोसोम, देयर आर 3 21 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट। 3 21 क्रोमोसोम इसके पास होते हैं। इनके सेल के अंदर में 21 क्रोमोसोम 3 होंगे। अगर हमने डाउन सिंड्रोम पेशेंट को देखेंगे, तो कैसे आएंगे डाउन सिंड्रोम पेशेंट, देखो DOWN, लंदन डाउन को डिस्कवर करा था। तो कैसे होगा इसके अंदर में डाउन सिंड्रोम पेशेंट, देखो तुमने डेली लाइफ में देखा होगा बहुत सारे इंसान को। देखो डाउन सिंड्रोम पहले के बढ़िया सिम्टम है कि इनका बैक साइड जो होता है ना, हॉप होता है, हॉप मतलब बैक साइड जो होता है ऐसे हॉप होता है, देख लो बच्चे डाउन सिंड्रोम। उनका उनका जो नेक होता है ना, गर्दन का पीछे हिस्सा, वो चमड़ा काफी थिक होता है। मैं कैरेक्टर में बताऊंगा। डाउन सिंड्रोम पेशेंट अच्छे से और देखते पहले मैं कहता हूं डाउन सिंड्रोम पेशेंट एक सही पेशेंट आ जाएगा तो उसको दिखाऊंगा मैं। डाउन सिंड्रोम ये नहीं, डाउन सिंड्रोम, देखिए बेटे डाउन सिंड्रोम पेशेंट के पास मैं अभी जाता हूं। चलिए मैं बताता हूं डाउन सिंड्रोम पेशेंट के कहानी में। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम पेशेंट देख लो बच्चे। डाउन सिंड्रोम पेशेंट में क्या क्या कैरेक्टर होता है। पहला कैरेक्टर होता है, सुनो, माउथ इज ओपन्ड, ऐसे रहते हैं, माउथ इज ओपन्ड, टंग प्रोजेक्टेड टू आउटसाइड सी, 2 पॉइंट कह दिया। माउथ इज ओपन्ड, टंग प्रोजेक्टेड टू आउटसाइड सी, बाहर आ जाएगा। एंड नंबर ऑफ लाइन्स प्रोड्यूस्ड ऑन द पाम के अंदर में नॉर्मल नहीं, बहुत सारे पाम्स हो जाएगा, लाइन्स हो जाएगा, बहुत सारे लाइन्स हो जाएंगे पाम्स में। 3-4 पॉइंट हो गया। अब जो फेस होता है, रेड मून लाइक फेस, एकदम गोल सा फेस होगा, रेड मून लाइक फेस, ठीक है, रेड मून लाइक फेस होगा। और तीसरा पॉइंट होगा कॉन्जेंशियल हार्ट डिजीज, बचपन से उस बच्चा का हार्ट में प्रॉब्लम होगा, बचपन से होगा कॉन्जेंशियल हार्ट डिजीज। मैं क्या क्या पॉइंट बोला, मैं यही पॉइंट बोल दिया कि डाउन सिंड्रोम पेशेंट जो होते हैं इनका रेड मून फेस, माउथ इज ऑलवेज ओपन, ऐसे रहते हैं, टंग प्रोजेक्टेड टू आउटसाइड सी, नंबर ऑफ लाइन्स प्रोड्यूस्ड एट द पाम्स, एंड मेंटल रिटार्डेशन होता है, कॉन्जेंशियल हार्ट डिजीज होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है। देखो माउथ ओपन करके लड़की बैठी है, कॉन्जेंशियल हार्ट डिजीज, ये लड़का लड़की किसी को भी हो सकता है, मेल एंड फीमेल किसी को भी हो सकता है, क्यों ना, ऑटोजोमल डिजीज है, ऑटोजोमल डिसऑर्डर है। देखो कैसे इनका, मैंने बोला था गर्दन की तरफ थोड़ा हॉप टाइप में डेवलपमेंट हो जाएगा। मैंने सदर बाजार में देखा, एक बाप बेटे हैं, बगल में रहते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं। तो ये सारे चीजें जो होता है डाउन सिंड्रोम का सिम्टम है। उनके पैर जो होता है ना, पैर में जो होता है ना, वेब्ड फिट हो जाएगा, यानी पानी लगा के पूरे एकदम फ्लैट हो जाएगा उनका जो फीट का जो नीचे हिस्सा है, सोल जो होता है वो एकदम प्लेन रहेगा, मसल भरा होता है उसके अंदर में। एंड ये होता है डाउन सिंड्रोम पेशेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स है। डाउन सिंड्रोम पेशेंट में इस तरीका से ये होता है। देखो बहुत हंसता खेलता हुआ लड़का होगा, ज़्यादा चार्मिंग फेस होगा,
माउथ ओपन रहेगा, लेकिन पता चलता नहीं है। सोसाइटी में हर मैक्सिमम घर पे रहते हैं ऐसे बच्चे। एंड इसमें मेंटल रिटार्डेशन होता है, लास्ट में ये अल्जाइमर डिजीज होने का चांसेस रहता है। तो यही है जो डिजीज अभी जो एनसीईआरटी सिलेबस में था। अब मैं अगर तुम्हें बताऊं कि डाउन सिंड्रोम 18 क्रोमोसोम, सॉरी मैं शुरुआत करता हूं, मान लो एन्यूक्लियोइड का, ये सिलेबस से बाहर 13 साल में, मतलब सॉरी 13 साल में कह दिया, वो मैंने कोड वर्ड बनाया था। 13 क्रोमोसोम को बोलते हैं पाटाउज सिंड्रोम। 13 क्रोमोसोम को बोलते हैं पाटाउज सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? पाटाउज सिंड्रोम। मैं अगर ऐसे थोड़ा एक्स्ट्रा के लिए बोलता हूं, इसको लास्ट करूंगा, 13 क्रोमोसोम को बोलेंगे पाटाउज सिंड्रोम। पाटाउज सिंड्रोम। 18 क्रोमोसोम को बोलेंगे एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम। 21 क्रोमोसोम को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। लॉन्गडन डाउन से डिस्कवर हुआ था सिंड्रोम। एंड 23 क्रोमोसोम का मतलब यही, जो प्रॉपर सेपरेशन ना होने की वजह से इसको बोलेंगे टर्नर सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम। एंड सेम 23 से आएगा कि जिसका नाम होगा क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। तो इस तरीके से अगर हमें एक्स्ट्रा हल्का 13-18 के बारे में पढ़ना है तो आप ये भी चेक कर सकते हो। इनको ऐसे बोलते हैं। अगर इसमें 13 ट्राइजोमी होगा ना, 3 13 होगा। अगर 13 मोनोजोमी होगा तो 1 13 होगा। 18 ट्राइजोमी होगा तो 3 18 होगा क्रोमोजोम। 18 मोनोजोमी होगा तो 18 1 क्रोमोजोम होगा। 21 से 3 होंगे तो ये ट्राइजोमी, यानी डाउन सिंड्रोम के ट्राइजोमी में आएगा। उसका ऑपोजिट भी होता है, एक या अगर 21 क्रोमोजोम होंगे तो उसको बोलेंगे अपोजिट टू डाउन सिंड्रोम। 21 क्रोमोजोम 1 होंगे। 23 क्रोमोजोम मैंने बता दिया। तो शायद तुम्हें समझ आ गया होगा कि नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है, जब एक क्रोमोजोम कम या ज्यादा होता है किस तरीका से डिजीज होता है, एंड उसके मैकेनिज्म कैसे, गैमेट के अंदर में ऐसा क्रोमोजोम क्यों आता है, कैसे मेंडल्स लॉ फेल होके गैमेट एब्नॉर्मल बनता है एंड अल्टीमेटली एब्नॉर्मल बच्चा पैदा होता है, एंड वो फ्यूचर में वो फर्टाइल होते हैं, कुछ फर्टाइल नहीं होते हैं। ये सारे चीज मैंने डिस्कस कर दिया। होप कि तुमने इसको अच्छे से अगर समझे होंगे तो सारे समझ आ गया होगा, एंड इसको इस तरीके से पढ़ने से आपका क्लियर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।